नमस्ते। IHSG क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने यूटिलिटेरियनिज्म और जेरेमी बेंथम के बारे में चर्चा किया। आज हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, जो यूटिलिटेरियनिज्म को और आगे ले जाता है और बेंथम को क्रिटिसाइज करके उसमें कुछ नए प्रिंसिपल्स ऐड करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि उनके लाइफ कैसे थे, क्योंकि हर जो थिंकर है वो चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम होते हैं। मतलब वहाँ पे जो समय चलता होता है, वहाँ पे जो चलता रहता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोसाइटल या उनके पर्सनल लाइफ, उनका इफ़ेक्ट उनके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और उनके बारे में अच्छे से याद रखना चाहते हैं, कंफ्यूज ना होना चाहते, तो उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। फिर क्या होगा कि आप आराम से समझ पाएंगे। अगर आपको मानिए आपको कोई कोटेशन दिया गया सॉल्व करने के लिए कि किसने ये लिखा है, तो आप अगर उनके लाइफ के बारे में, उनके समय के बारे में जानते हैं, तो आराम से आप बोल सकते हैं कि वो किसके बारे में बोल रहे थे। तो हम जॉन स्टुअर्ट मिल के लाइफ के बारे में समझते हैं। वो जेम्स मिल के सन थे। अब जेम्स मिल कौन है? जेरेमी बेंथम के सेक्रेटरी थे जेम्स मिल, जो उनके काफ़ी काम हो जाने के बाद उनके साथ जुड़े थे। लेकिन जेरेमी बेंथम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे। और जेरेमी बेंथम की तरह जॉन स्टुअर्ट मिल भी बचपन में बहुत ही विस्मय बालक की तरह काम किए। चाइल्ड प्रोडिजी थे वो। जैसे कि मानिए उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत टफ टॉपिक्स ख़त्म कर लिए पढ़ना, और उनके पापा ने उनको स्कूल नहीं भेजा। उन्होंने यही सोचा कि जैसे हमने जो काम शुरू किया है, एक लिबरल समाज, एक जस्ट सोसाइटी, एक आदर्श समाज गठन करने का काम, यही काम को आगे बढ़ाएगा हमारा बेटा। तो उन्होंने इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल को बचपन में कोई बच्चे के साथ खेलने नहीं दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने कोई बच्चों के साथ नहीं खेला, कहीं घूमने नहीं गए, और पूरा टाइम वो बहुत बड़े बड़े जो लॉ की किताबें हैं या लिटरेचर की किताबें हैं या लैटिन प्रोज है, ये सब पढ़ते रहे। और जब वो 21 साल के हुए, तब वो अचानक से बहुत सैड हो गए और डिप्रेशन में चले गए और सुइसाइडल हो गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि उनके ज़िंदगी का मकसद जो है वो जस्ट सोसाइटी का तैयार करना नहीं है। मतलब वो अगर पूरा ज़िंदगी भर एक जस्ट सोसाइटी के क्रिएशन के लिए जो काम है वो करते रहे, तो उतना हैप्पीनेस वो नहीं पाएगा, उसमें उनको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर क्या किया उन्होंने? फिर थोड़ा हिल साइड में गए, पहाड़ों के बीच में जाके थोड़ा घूमने लगे, और उन्होंने पोएट्री वगैरह पढ़ना शुरू किया। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़े, और उसके बाद उनको ये समझ में आया कि ब्यूटी भी लोगों को हैप्पीनेस दे सकता है, पोएट्री भी लोगों को हैप्पीनेस दे सकता है, जो इंसान को एक जानवर से अलग करता है। मानिए एक पिग जो है, एक सुअर जो है, उसको जिससे आराम मिलता है, आनंद मिलता है, और एक इंसान को जिससे आनंद मिलता है, वो बहुत अलग है। तो इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने फादर जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम से अपने थ्योरी पे अलग हो गए और एक नया थ्योरी का जन्म दिया, जिसको कहते हैं हर्म प्रिंसिपल। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हैरियट टेलर मिल को शादी किया, जो
एक फेमिनिस्ट थिंकर थे, और ये कहा जाता है कि उनके काफ़ी सारे किताब उन्होंने मिल के साथ हैरियट टेलर के साथ मिल के लिखा। तो इसलिए उनके काफ़ी सारे फेमिनिस्ट आइडियाज़ हम लोग देखते हैं जो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किए थे। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत दिन एम्प्लॉय रहा। 1823 से लेके 1858 तक उन्होंने इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ कहा, और उनका जो थ्योरी है उस समय का वो है बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या इंडिया को कैसा रूल चाहिए ये बताया, दैट इज़ कॉल्ड बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उनके राइटिंग्स क्या क्या है। मेन जो 5 मेजर उनके राइटिंग है, हम वहाँ यहाँ पे वही दिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे उन्होंने लिखा था, लेकिन ये 5 किताब सबसे ज़्यादा फेमस है। जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो किताब है वो है ऑन लिबर्टी। ठीक है, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑन लिबर्टी किसने लिखा है। उसके बाद आता है यूटिलिटेरियनिज्म, वो भी काफ़ी फेमस है। फिर एक किताब उसने लिखा कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एक किताब लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी हम पढ़ेंगे। और एक किताब लिखा द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। ठीक है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बेंथम के साथ मिल का क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही एक दो बातों पे तो सेम है, सेम ओपिनियन के हैं। क्या है वो 2 बात? पहला है कि प्लेजर और पेन हमारा ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि प्लेजर से हैप्पीनेस आता है और पेन से अनहैप्पीनेस आता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली हमको हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा अपने ज़िंदगी में चाहिए, तो हम प्लेजर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पेन को कम करने की कोशिश करेंगे। और हमारा एम क्या रहेगा, हमारा मतलब इंडिविजुअल और सरकार का, वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। ये दोनों जो ओपिनियन है, इसमें बेंथम और मिल सेम आइडिया रखते थे। ठीक है, लेकिन फिर कहाँ पे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, एक बच्चा जो है वो पुशपिन खेल के हंस रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, पोइट्री पढ़ रहा है। तो बेंथम के हिसाब से ये पुशपिन खेलना, पुशपिन जो एक इंग्लैंड का उस समय का खेल होता था जो सब लोग मिल के खेलते थे, पुशपिन खेलना और पोएट्री रीड करना दोनों सेम प्लेजर देता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है बेंथम ने, प्रिजुडिस अपार्ट, द गेम ऑफ पुशपिन is of equal value with the arts and sciences of music and poetry. That means पुशपिन के गेम और आर्ट, साइंस, म्यूजिक, पोएट्री ये सब इक्वल वैल्यू है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारा जैसे एम है प्लेजर पाना, हम पुशपिन से भी प्लेजर पा सकते हैं, हम पोएट्री से भी प्लेजर पा सकते हैं। किससे पा रहे हैं वो मकसद नहीं, प्लेजर पाना, सबसे ज़्यादा प्लेजर पाना, ये हमारा मकसद है। लेकिन मिल क्या कह रहा है? मिल कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुशपिन इज एज गुड एज पोएट्री। वो एक मतलब वो इसको मौकड़ी करके इसको बोल रहे हैं कि हम पुशपिन और पोएट्री को कैसे एक जैसा बोल सकते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि इंसान एक रैशनल एनिमल है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बहुत सारे सेंसेशन है, और इसलिए वो सब कुछ एक जैसा प्लेजर नहीं कर सकता। मतलब प्लेजर सिर्फ पोएट्री से ना पाके अगर पुशपिन खेलने से वो लोग पा रहे हैं तो वो क्वालिटी सही नहीं है। तो वो
पोएट्री और पुष्पिन को एक जैसा नहीं बोलता है। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। बेंथम ने क्वांटिटी ऑफ प्लेजर के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, तो इसीलिए वो बोला कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहिए। ठीक है, किससे प्लेजर पा रहे हो, पोएट्री और पुष्पिन, वो मत देखो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर लो। ठीक है, और मिल ने कहा कि नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ प्लेजर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप सोचिए कि मानिए आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं, आपने सरोजिनी नगर देखा होगा। सरोजिनी नगर में एक ड्रेस देखेंगे आप, 150 रुपया में मिल रहा है। अगर आप किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में जाएंगे, कोई एम्बियंस का कोई मॉल के कोई बड़े ब्रांड के शोरूम में जाएंगे, वही ड्रेस शायद आपको 11,000 में मिलेगा या 5,000 में मिलेगा। ठीक है, अगर आपका मकसद है हैप्पीनेस, वो ड्रेस खरीद के जो आपको हैप्पीनेस मिलेगा वो, तो आप 150 का भी खरीद सकते हैं। और अगर आप बेंथम के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको अगर ज़्यादा वो खरीदना है तो आप वैसा टाइप का ड्रेस 10 एक साथ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका क्वालिटी क्या होगा। मानिए आपने एक ठंड के लिए एक स्वेटर लिया है, तो जो ठंड का जो मेन जो कारण है कि ठंड को रोकना, वो क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप अगर बड़े ब्रांड के शोरूम से अगर आप 11,000 का खरीद रहे हैं, तो शायद वो ठंड को रोक सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि आप चाहे वो 10 चीज़ें खरीद ले, क्वांटिटी खरीद लीजिए, लेकिन क्वालिटी जो है, उस जो आपका मेन मकसद है, यूटिलिटी है, वो क्या आपका हासिल होगा, नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए भारत में 2 तरह का टी बहुत फेमस है, एक है आसाम टी और एक है दार्जिलिंग टी। ठीक है, अगर आप आसाम टी खरीद रहे हैं, तो आसाम टी का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए वो आपको सस्ते में बहुत, मानिए अगर वो 100 ग्राम 30 रुपया में आपको मिल रहा है, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा, आपको वो चाय पी के मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दार्जिलिंग टी खरीद रहे हैं, तो शायद आपको 100 ग्राम 300 रुपया में ख़रीदना पड़े, लेकिन वो चाय का क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमेशा हम क्वांटिटी के बारे में अगर सोचते रहे, और मानिए 1 किलो आपका चाय हो जाएगा उसी पैसों में, लेकिन अगर हम, फिर आप वो चाय तो पी ही नहीं सकते ना, फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ खरीद के। तो इसीलिए हमको कभी कभी क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए, क्वांटिटी के बारे में नहीं। और वही मिल कह रहा है कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, और लिबरलिज्म में अगर हम देखें, इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से जब मिल को पढ़ेंगे तब समझाएंगे। मिल के जो आइडिया ऑफ क्वालिटी है वो पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब आते हैं नेगेटिव लिबरल थ्योरी में बेंथम और मिल का कहाँ पे अंतर आ जाता है। बेंथम का जो लिबरलिज्म है वो नेगेटिव लिबरलिज्म है, जिसमें वो कंप्लीट लिबर्टी के बात करता है कि जैसे मैंने बोला कि इंसान अपना स्वार्थ खुद देख सकता है, अच्छा बुरा क्या सोच सकता है, तो इंसान को कोई भी देश या सोसाइटी का रिस्ट्रिक्शन, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। लेकिन मिल पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करता है, जिससे वो बोलता है कि पार्शियल लिबर्टी दो, मतलब जैसे बेंथम फ्री मार्केट सोसाइटी की बात करता है, और मतलब वहाँ पे मार्केट को कोई भी सरकार रोकेगा नहीं, फ्रीडम रहेगा टोटली इकोनॉमिक अफेयर्स में, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन मिल कहता है कि वेलफेयर स्टेट चाहिए, जहाँ पे लिबर्टी सेफगार्ड होगा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जो बेसिक नीड है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, वो भी स्टेट इंश्योर करेगा। ठीक है,
इसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्वालिटी डिफरेंस ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। तो बेंथम ये कहा था कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, उनका प्लेजर मिलता है मनी से, कैपिटल से, और वो स्टार्वेशन को अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए एक इंसान को अगर हम मनी ग्रैबिंग से नहीं रोक रहे हैं, और अगर हम स्टार्वेशन से रोक रहे हैं, तो फिर बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिल ने कहा कि इंसान का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो पैसे के पीछे भागेगा और भूख को ख़त्म करना चाहेगा। वो अलग अलग इंसान को अलग अलग टेस्ट भी है। जैसे मानिए कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि वो म्यूजिशियन बनेगा, ठीक है, उसके पापा मानिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उस पर्सन को टेस्ट अलग है। वो बिजनेसमैन बन के बहुत पैसा नहीं कमाना चाहता है, बल्कि म्यूजिशियन बन के लोगों को अपना गाना सुना के, अपना म्यूज़िक सुना के आनंद देना चाहता है। ठीक है, तो उसका पूरा टेस्ट अलग हो गया। और इसीलिए किसको किस में हैप्पीनेस मिलेगा वो हम बहुत क्वांटिफाई करके उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उसको जनरलाइज ऐसे करेंगे तो फिर हम इंसान का जो अलग अलग अस्तित्व है उसको नकार रहे हैं। जैसे मानिए अगर हम लोग जैसे कोई कंपनी में जब कोई रोबोट बनता है तो एक जैसा सारे रोबोट बनते हैं, राइट। उस रोबोट में उसमें कोई अलग अलग रोबोट में अलग अलग पैशन या चाहत या सेंसेशन नहीं होता है। जैसे किसी अगर आप खाने के लिए देखें, किसी को बहुत मीठा खाना पसंद है, किसी को बहुत खट्टा खाना पसंद है, किसी को कड़वा खाना पसंद है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप का खाना टेस्ट पसंद है। ऐसे ही जैसे कुछ लोगों को गाने में मानिए गज़ल सुनना पसंद है, कुछ लोगों को ओल्ड फिल्मी गाने पसंद है, किसी लोगों को कोई फेवरेट सिंगर है। तो सबका टेस्ट अलग अलग है और उस हिसाब से हम क्वालिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने ये कहा कि हम हर जो हमारा जो सोर्स ऑफ प्लेजर और पेन है उसको पहले हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं और उसके बाद हम उसको चूज़ करते हैं कि वो हमारा प्लेजर कितना देगा। और कैसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं? थ्रू आवर सेंसेशन एंड फीलिंग, जिसमें टच है, टेस्ट है, हियर है, स्मेल है, ऑब्जर्व है। जैसे मानिए मैंने आसाम टी और दार्जिलिंग टी के बारे में बताया, तो वो हम टेस्ट से समझते हैं। हम जैसे चाय पिए तो दोनों चाय पिए तो लगा कि अरे आसाम टी तो हम नहीं पी सकते, अच्छा नहीं है, तो हम दार्जिलिंग टी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, या फिर मानिए सुनने में मैं जैसे कहा कि गाना, जो किसी को गज़ल संगीत पसंद है, किसी को फिल्मी गाने पसंद है, तो वो उस हिसाब से अपना जो प्लेजर का सोर्स है वो डिसाइड करेगा। किसी को टच से, जैसे मानिए आप कोई ड्रेस जब खरीदने जाते हैं तो मानिए आपको कॉटन का ड्रेस खरीदना है, तो आप ड्रेस को टच करके ये समझ पाएंगे कि कौन सा कॉटन बहुत अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा कॉटन बहुत ख़राब क्वालिटी का है। मिल ने जो एग्ज़ाम्पल दिया था वो वाइन का एग्ज़ाम्पल दिया था कि जैसे कोई वाइन को जब हम टच करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हम या स्मेल करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो वाइन का क्वालिटी क्या है और उसी क्वालिटी से हम वाइन को खरीदेंगे। अगर मानिए हमको क्वांटिटी चाहिए तो हम बहुत सस्ते में बहुत घटिया वाइन खरीद सकते हैं, लेकिन हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि उसका क्वालिटी सही नहीं है। तो इसलिए कोई भी प्लेजर सही नहीं है। जो प्लेजर में हमें क्वालिटी मिल रहा है वही प्लेजर को हमें चूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से सम प्लेजर्स वेयर क्वालिटेटिवली सुपीरियर टू अदर्स। ठीक है, जैसे मैंने पुष्पिन और पोएट्री की बात कहा, तो उन्होंने वही कहा कि जैसे बेंथम के हिसाब से पुष्पिन खेलो या पोएट्री पढ़ो, दोनों सेम है, आपको दोनों में ही सेम प्लेजर मिल रहा है। लेकिन मिल के हिसाब से
एक पोइट्री पढ़ने से जो क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी है वो ज़्यादा मिलेगा, पुष्पिन खेलने से आपको वो यूटिलिटी नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो पुष्पिन नीचे है क्वालिटी में और पोइट्री ऊपर है, तो इसलिए आपको एज ए ह्यूमन बीइंग पोइट्री को चुनना चाहिए, ठीक है। और बेंथम क्या कहते हैं कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करो और दैट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सोशल गुड, इसको नकार देते हैं मिल, और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट और यूज़ ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़ को मैक्सिमाइज करो तो फिर हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, जैसे मॉरल यूटिलिटी, इंटेलेक्चुअल यूटिलिटी, एस्थेटिक या मटेरियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप जब पोइट्री सुनते हैं या कोई अच्छा नॉवेल आपने पढ़ लिया या कोई अच्छा मूवी आपने देख लिया, तो आपको ऑब्वियसली क्वालिटी प्लेजर मिल रहा है और इससे आपका ह्यूमन कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप और ज़्यादा रैशनल होते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो बेटर है, ठीक है। और उनका एक फेमस कोट है, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड दैन ए पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड दैन ए फूल डिससेटिस्फाइड, एंड इफ द फूल और द पिग आर ए डिफरेंट ओपिनियन इट इज़ बिकॉज दे नो ओनली देयर ओन साइड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब उनको उनके हिसाब से कि राष्ट्र को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि एक सॉक्रेटिस को या एक ह्यूमन बीइंग को डिससेटिस्फाइड करे, लेकिन पीक को सेटिस्फाइड करके कोई मतलब नहीं है, उससे आपका जो यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मिल के आइडियाज़ ऑन लिबर्टी में, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोग क्लासिकल लिबरल थे, बेंथम क्लासिकल लिबरल थे और उन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात कहा, लेकिन मिल नेगेटिव लिबरलिज्म के बात किए और मॉडर्न लिबरलिज्म के तरफ वो चले गए। और उनका जो मेन बोलने का मकसद था वो ये था कि सरकार को पूरा छोड़ देना नहीं चाहिए, लोगों को थोड़ा बहुत लिबर्टी में इनक्रोच करना चाहिए, लेकिन कब कैसे करना चाहिए वो उन्होंने कहा बहुत साइंटिफिकली। तो उनके हिसाब से दो तरह का लिबर्टी लोगों को देना चाहिए, एक है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, और दूसरा है लिबर्टी ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है, दैट इज़ एक्शन ऑफ मेन। पहले हम पढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दो आर्गुमेंट दिया, एक है कि रैशनल नॉलेज, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हर इंसान के अंदर एक रैशनल नॉलेज होता है, मतलब हर एक, हम मानिए जैसे एग्ज़ाम में हम लोग सभी एक ही किताब पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके हम सभी लोग अलग अलग लिखते हैं, राइट। वो कैसे लिखते हैं कि हमारा जो रीज़न है और हमारा जो इंटेलेक्ट है वो जो बुक में लिखा है उसके साथ मिक्स करके हम अलग अलग वर्जन ऑफ सेम टॉपिक बनाते हैं। तो हमारा जो रैशनैलिटी है वो हमको अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, राइट। तो इसीलिए मानिए अगर कोई सरकार कोई कानून ले आ रहा है और कोई अगर उस कानून का विरोध कर रहा है, तो फिर अगर हम लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा कि आपको अपोजिशन के आवाज़ सुना ही नहीं देगा, जो दूसरे आपका जो ओपिनियन है उसके अलग जो बोल रहा है वो सुनाई नहीं देगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो अलग अलग एक रैशनल नॉलेज है उसको नकार दिया जाता है। इसीलिए मिल ने कहा कि दूसरे का ओपिनियन को टॉलरेट करना सीखो, टॉलरेशन ऑफ ओपिनियन के लिए उन्होंने प्लीड किया। ये जो बात है ये बहुत आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यूटिलिटेरियनिज्म में क्या क्या चीज़ें मेन फोकस किया गया है, उसमें टॉलरेशन एक बात है। तो
टॉलरेशन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म या यूटिलिटेरियन गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, वो है ह्यूमन डिग्निटी। मतलब अगर मानिए बहुत सारे लोग नए नए चीज़ें बोल रहा है, जैसे मानिए कोई बोल रहा है कि हमें मंदिर चाहिए, कोई बोल रहा है हमें मस्जिद चाहिए, कोई बोल रहा है हमें गुरुद्वारा चाहिए, कोई बोल रहा है हमें कुछ और चाहिए, तो अब सरकार किसके बारे में सुनेगा। या फिर मानिए कुछ लोग बोल रहे हैं हमें रास्ता चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें स्कूल चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें हॉस्पिटल चाहिए, तो फिर किसके बारे में सरकार सुनेगा, ठीक है। ये सोच के अगर हम बोलना ही बंद कर दे तो फिर क्या सही है? सही नहीं है। क्योंकि सरकार क्या सोचते हैं, सरकार सोचता है कि अगर हम क्रैंक को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देंगे। क्रैंक का मतलब क्या होता है कि बहुत ही जो गुस्से वाला और जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है और बिल्कुल रीज़न का मतलब नहीं समझता है, इलॉजिकल बातें करता है, ऐसे जो बेवकूफ़ इंसान है, हाँ, ऐसे इंसान को अगर हम बोलने का मौका दे दिए तो क्या होगा, वो ऐसा कुछ बातें बोल देगा ताकि बाकी जो लोग हैं वो लोग उनके झांसे में आके फिर गलत चीज़ें समझना शुरू कर देगा। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मत दो, ऐसे लोगों को दो जो लोग सही बोलता है। लेकिन मिल कह रहा है कि नहीं, ऐसा बोल के तुम क्रैंक को बंद नहीं कर सकते हो। इवन क्रैंक के पास जो है वो भी, उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि जो आम आदमी है वो आराम से समझ ही जाएगा कि कौन क्रैंक है और कौन वाइस पर्सन है। तो इसीलिए तुम आम आदमी के ऊपर छोड़ दो, वो किसके बातें सुनेगा। और तुम एज ए गवर्नमेंट, एज ए सरकार, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मत रोको, ठीक है। सो दिस इज़ द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू जे स्मिथ। अब आते हैं सेकेंड लिबर्टी जिसके डिमांड मिल कर रहा है, वो है लिबर्टी ऑफ कॉन्डक्ट। लिबर्टी ऑफ कॉन्डक्ट को उन्होंने एक्शंस ऑफ मेन में डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब कॉन्डक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन। तो इसीलिए जो इंसान एक्शन लेता है, ऐसे एक्शन का वो लिबर्टी की बात करता है। लेकिन वो एक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब क्या है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। और अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या है? अदर रिगार्डिंग एक्शन जो आप समाज में कर रहे हो, मतलब आप घर पे दरवाज़ा बंद करके कुछ काम कर रहे हो और बाहर जाके कुछ काम कर रहे हो। तो जो आप घर पे दरवाज़ा बंद करके कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो, दैट इज़ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन जो बाहर लोगों के लिए कर रहे हो वो है अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। तो उसमें एक थ्योरी उन्होंने दिया, वो है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का मतलब है, जिस प्रिंसिपल ये बताता है कि जो भी एक्शन किसी को हार्म पहुंचाता है उस एक्शन को रोको, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए एक आदमी घर में बैठ के दारू पी रहा है, ठीक है। उस दारू पीने से उसका लीवर खराब हो सकता है, उसका पैसा खराब हो सकता है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, सब कुछ। लेकिन वो क्या किसी को परेशान कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो घर पे बैठ के अपना दारू पी रहा है। तो दैट इज़ ए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन मानिए वो दारू पी के रास्ते में निकला और गाड़ी चलाने लगा, तो फिर क्या होगा? फिर वो गाड़ी से दो लोगों को ठोक सकता है, क्योंकि वो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, वो दारू पी के एकदम पूरा ड्रंक हो चुका है। तो वहाँ पे फिर हार्म हो सकता है किसी को। तो जब वो घर पे बैठ के दारू पी रहा है, सरकार को उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो उसमें सरकार को रोकना चाहिए, उस लिबर्टी को सरकार को रोकना चाहिए, उस लिबर्टी ऑफ कॉन्डक्ट को सरकार को बैन करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि जो काम
किसी कम्युनिटी को मैटर नहीं करता है, उस काम को करना चाहिए, सरकार उसको करने देना चाहिए। और जो कम्युनिटी को अफेक्ट करता है उस काम को सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो मिल ने बाद में जाके रेक्टिफाई किया। उन्होंने ये कहा कि मानिए, हम फिर से एग्जाम्पल से ही समझते हैं, मानिए हम एक ऐसे पर्सन है जिसका लीवर बहुत ख़राब है, ठीक है, या फिर जो दारू पी के बहुत सारे ख़राब काम करता है, तो सरकार को फिर उसको दरवाज़ा बंद करके भी दारू पीने नहीं देना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट जो है वो दारू बेचने पर बैन लगा के रखा है। जैसे मानिए देसी दारू जो है वो पी के बहुत लोगों को डेथ हो गया है, तो इसीलिए सरकार वो सब चीज़ें के ऊपर बैन करके रखा है। तो इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन भी जो है वो कब सेल्फ को हार्म कर रहा है। अगर वो सेल्फ को हार्म कर रहा है, कम्युनिटी को नहीं, सेल्फ को ही हार्म कर रहा है, तो उसमें भी उसको रोकना चाहिए। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल सुइसाइड अटेम्प्ट जो है वो बैन है इंडिया में, आप अपना लाइफ भी नहीं ले सकते। अगर मानिए आपको कोई बड़ा बीमारी हुआ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है और डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप नहीं बचने वाले हैं, आप तो मरने वाले हैं, तो फिर उस हालत में भी आप सुइसाइड नहीं कर सकते। तो उसको बैन करके रखा है सरकार ने, क्योंकि वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होने के बावजूद वो अपने आप को आप हार्म कर रहे हैं। तो इसीलिए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी मिल ने ये कहा कि कुछ जगह पे आप सरकार से रोक दिए सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिल का ओपिनियन अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी एंड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो उन्होंने 1848 में लिखा था, उसमें उन्होंने ये सारे थ्योरी दिया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी का थ्योरी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी का थ्योरी ये है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, फ्रूट्स, कोई भी लेबर आप दे रहे हो, कैपिटल आप दे रहे हो या टाइम आप दे रहे हो, तो उस कैपिटल का फ्रूट आपको मिलना चाहिए, उस लेबर का फ्रूट आपको मिलना चाहिए, उस टाइम का फ्रूट आपको मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका राइट जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, सैक्रोसेंट होना चाहिए, ठीक है। और आपके बाद आपका बेटा वो यूज़ करेगा। मिल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? मानिए फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में क्या था कि इंग्लैंड में बहुत सारे बैरन लैंड था, ठीक है, जो ऐसे खाली पड़ा था जहाँ पे कोई खेतीबाड़ी नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे सरकार ने अनाउंस किया कि तुम अगर जाके अपना खेतीबाड़ी कर रहे हो तो सरकार तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उस जगह के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल होगा और तुम्हें वो प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा। लेकिन उसके बाद अब सरकार ने देखा कि अगर हम ऐसे करते रहे तो फिर टैक्स कैसे लेंगे, टैक्स नहीं ले सकते, या ज़मींदार के ऊपर जो टैक्स हम लगाते हैं वो लगा नहीं सकते, क्योंकि वो लैंड तो लैंडलॉर्ड का है, ज़मींदार का है। तो फिर मिल ने कहा कि कोई भी इंसान ज़मीन तैयार नहीं किया है, ठीक है, वो एक पूरे मानव समाज का ओरिजिनल इनहेरिटेंस है। मतलब ज़मीन हमें मानिए भगवान से मिला है या पूरे समाज का उसमें राइट है उस प्रॉपर्टी में। तो इसलिए कोई भी ज़मीन किसी पर्सन का नहीं हो सकता, और इसीलिए उस ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाना नेचुरल मोनोपोली ऑफ सरकार है, ठीक है। और वर्किंग क्लास जो एक्चुअल लैंड से वेल्थ प्रोड्यूस करता है खेतीबाड़ी करके या इंडस्ट्री करके, जो भी हो, टैक्स जो एक्स्ट्रा लिया जाएगा वो उसी के वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आपके पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन में सरकार को एक रास्ता बनाना है, आपने कहा कि नहीं ये ज़मीन तो हमारा है, हम नहीं देंगे,
तो फिर सरकार ज़बरदस्ती वो ज़मीन आपसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो ज़मीन लोगों का है और लोगों के हित में ही सरकार वो रास्ता बना रहा है। तो आप कोई भी नहीं होते हो उस अच्छा काम को रोकने के लिए। या फिर उस ज़मीन का जो टैक्स है वो सरकार आपसे ले सकता है, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं दिए तो फिर जो लोगों के भलाई सरकार को करना चाहिए, जो मिल बोल रहा है कि वेलफेयर करना चाहिए, जो बेसिक नीड ऑफ पीपल है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए। वो कैसे होगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल मानिए, आप सोच सकते हैं कि आप पूरा ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई किए और उसके बाद आपने नौकरी पाई, तो नौकरी में आप क्यों सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देंगे? तो सरकार तब ये कहता है कि मानिए आपने जब पढ़ाई लिखाई किया उस समय आपको सब्सिडी मिला, क्योंकि जितना आपका यूनिवर्सिटी का कॉस्ट है वो तो कॉस्ट आप दे नहीं रहे हो, आप बहुत ही कम पैसे में पढ़ाई कर रहे हो। या फिर आप जो रास्ते से चल के जा रहे हो उस रास्ते का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। या फिर जो भी सिक्योर जगह पे आप रह रहे हो ताकि आपको कोई मारे ना काटे ना, उसका भी सिक्योरिटी सरकार कर रहा है। तो ये सारे जो काम सरकार कर रहे हैं, इसके बदले में सरकार उस टैक्स को लेने के लिए हकदार हो जाता है। ठीक है। हॉब हाउस एक बहुत फेमस वेस्टर्न थिंकर है, उन्होंने ये थ्योरी ऐसे करके बताया था, जो हम मिल के थ्योरी में भी यही चीज़ का शुरुआत देखते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी से मिलने वेलफेयर स्टेट के तरफ इस थ्योरी में आगे बढ़ा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मिलके महिलाओं के प्रति जो धारणा था उसके ऊपर। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में उन्होंने लिखा था। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बातें कहा और इसके वजह से वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट थिंकर मिल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं को हम सब्जेक्ट बना के रखें, मतलब महिलाओं को हम राजा नहीं बनने दिए, हमेशा प्रजा बना के रखे, हम उनके ऊपर डोमिनेट करके रखे हैं। ठीक है। और ये जो बुक है, बहुत लोग कहते हैं कि उनके जो वाइफ थे उनके साथ मिलके ये किताबें लिखा था। और उन्होंने बहुत सारे कामों में भी जो उन्होंने ओपिनियन अपना रखते थे उनको आगे बढ़ाया। जैसे पहला जो उनका बहुत मेजर वर्क है वो है वीमेंस वोटिंग राइट्स। ठीक है। 1867 में जो रिफॉर्म एक्ट आया था इंग्लैंड में, वहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर किया वीमेंस सफरेज को। पहले इंग्लैंड में 1867 के पहले इंग्लैंड में सिर्फ लड़के लोग वोट दे सकते थे, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। लेकिन उन्होंने स्पॉन्सर करके ये रिफॉर्म लाया और वीमेन को इक्वल वोटिंग राइट मिला। तो ये बहुत बड़ा काम है मिल का। सेकेंड जो है वो है मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी बिल, जिनको उन्होंने स्कोप स्पॉन्सर किया। पहले क्या होता था कि पहले जो अनमैरिड वीमेन है वो प्रॉपर्टी को रख सकता था या प्रॉपर्टी को सेल कर सकता था, लेकिन मैरिड वीमेन का पास प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं होता था, उसके हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी राइट होता था। लेकिन मिल ने उस कानून को संशोधन किया और उन्होंने ये बताया कि अनमैरिड वीमेन के जैसे राइट मैरिड वीमेन को भी होना चाहिए। तीसरा जो है वो है कंटेजियस डिजीज़ एक्ट्स। इसके लिए कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, क्योंकि वो ज़बरदस्ती सरकार को स्टेप लेने के लिए बोले थे। लेकिन अगर आप सुन के सोचिए कि ये सही था या गलत। उन्होंने क्या किया कि मानिए कुछ पोर्ट्स थे जो जहाँ पे जहाज आना जाना करता है, उस समय इंग्लैंड में बहुत सारे ट्रेड हुआ करता था, तो बहुत सारे देशों में पोर्ट से जहाज जाते थे और जहाज आते भी थे। तो पोर्ट्स में और जो आर्मी टाउन होता था जहाँ पे आर्मी रहता था, वहाँ पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट रहते थे।
ठीक है, तो जिनका बहुत सारे कॉन्टेजियस डिजीज होता था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि स्टेट को कोई भी लड़की को अगर ऐसा लगे कि वो प्रोस्टिट्यूट है और उसको बीमारी हो सकता है, तो वो ज़बरदस्ती उसको वेनेरियल डिसीज़ के लिए चेक कर सकता है। उससे वो लड़की रोक नहीं सकता ये बोल के कि तुम हमारे बिना मतलब बोले मेरा चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, क्योंकि उस लड़की को अगर बीमारी है तो वो और 10 लड़कों को फैलाएगा, प्लस उनके खुद के लिए भी वो बीमारी खतरनाक बन सकता है। तो इसीलिए उन्होंने टेस्टिफाई किया रॉयल कमीशन के सामने कि कंटेजियस डिजीजेस एक्ट को होना चाहिए। ठीक है, इससे हो सकता है कि जो लड़की के लिबर्टी है उसमें इंक्रोच हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम सही है, क्योंकि ये एक बृहत्तर कम्युनिटी प्लस उस लड़की के लिए भी बिल्कुल सही है। अभी भी आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिससे HIV टेस्ट या बहुत सारे ऐसे कंटेजियस टेस्ट उनको टेस्ट सरकार को करने हम लोग देते हैं। तो ये था जेएस मिल के लाइफ एंड आइडियोलॉजी। आई होप आप लोग सबको अच्छा लगेगा। और मैंने जेरेमी बेंथम का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप अगर जेरेमी बेंथम के साथ मील को समझेंगे तो मुझे लगता है आपको यूटिलिटेरियनिज्म पूरा समझ में आएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल आंसर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।